हम लोग जो है डिस्कस करेंगे FST9 का पेपर नंबर 2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या बोला है कि दो चीजें इन्होंने मेंशन किया है, एक तो सॉप और दूसरा डिटर्जेंट। सॉप क्या है, इन्होंने सोडियम स्टीरेट मेंशन किया हुआ है, और जो है जो डिटर्जेंट है वो सोडियम लॉरिल सल्फेट है। मींस इन दैट केस इन्होंने पूछा है कि विच स्टेटमेंट कंपेयरिंग द सॉप एंड डिटर्जेंट विल बी करेक्ट। अब देखो आप इसमें कि पहला ए ऑप्शन ये क्या दिया हुआ है कि बोथ फॉर्म मिसेल्स व्हेन डिस्पर्स इन द वाटर। बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आप चाहे वो सॉप रखो या डिटर्जेंट जो है वाटर में डालते हो तो दोनों में मिसेल फॉर्मेशन अकर होता है, यानी कि आपका स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। बी की बात करें तो बोला है कि सॉप स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट एट माइल्ड एसिडिक पीएच बट डिटर्जेंट डज नॉट। इसके पीछे रीजन समझो आप कि सॉप का जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं तो इसमें हम लोग का एसीटेट ग्रुप है। जहां तक बात करें इसमें जो डिटर्जेंट है इसमें कौन सा ग्रुप है, तो आपका सल्फोनिक ग्रुप है। अब इसमें कंपैरिजन आप रख सकते हो। कंपैरिजन कैसे रख सकते हो, जब मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो क्या कॉन्जुगेट एसिड बात करूं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और यहाँ पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप होगा। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये वीकर बेस होगा, ठीक है। ये जो है आपका वीकर एसिड है तो अगर ये वीकर एसिड है तो ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस। अब इसके पीछे रीजन समझो कि जैसे ही पीएच माइल्ड पीएच आप दोगे तो क्या होगा कि ये तो प्रोटोनेट हो जाएगा, ये प्रोटोनेट नहीं हो पाएगा। और जैसे ही प्रोटोनेट होगा, आपको पता है कि इसमें एक जो है चेन है जो कि हाइड्रोफोबिक इन द नेचर है, और जब हाइड्रोफोबिक इन द नेचर है तो प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि माइल्ड पीएच पे ये हो जाएगा। यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप है तो इसके लिए जब हम लोग कराना चाहेंगे तो माइल्ड पीएच पे नहीं होगा जो है आपका प्रेसिपिटेट, यानी कि बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सी की बात करें तो सॉप इज लेस एल्कालिन यानी बेसिक देन डिटर्जेंट। यहाँ पे बात करो, यहाँ पे क्या है, सॉप के लिए फॉर्मूले के लिए बात किया गया, ये डिटर्जेंट के लिए सॉप स्ट्रॉन्गर बेस है कंपेयर टू आपका डिटर्जेंट, यानी कि सी इज इनकरेक्ट। डी की बात करते हैं, डी में क्या बोला है, द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सॉप आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन द वाटर। बिल्कुल, अगर कैल्शियम सॉल्ट दिया जाता है तो दे आर नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इन द वाटर, यानी कि डी स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो इस केस में 41 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी विल बी करेक्ट आंसर। देखो बोला गया कि कंसीडर द फॉलोइंग 2 कार्बोनिल कंपाउंड, और जो है इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं। तो जो है ये जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन जो सिनर्जिक इफेक्ट हम लोग देखते हैं, कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है उस इफेक्ट के बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन ये फ्रेम किया हुआ है। तो जो है एक बार थोड़ा सा आइडिया लेते चलते हैं कि सिनर्जिक इफेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं, किस तरीके से जो है बॉन्डिंग रहती है। थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे रहता है कि जैसे अगर मैं मेटल कंसीडर करूं, राइट, इस पार्टिकुलर बॉन्डिंग की खासियत क्या होती है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। इसमें क्या होता है कि जब आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो इन दैट केस मेटल के जो ऑर्बिटल होंगे, नो डाउट ये अपना सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बट यही कहानी यहाँ पे नहीं रुकती है। इस केस में आप क्या देखते हो कि जो मेटल है इन द रिटर्न जो है इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, जिसको हम लोग जो है पाई बॉन्ड की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो होता क्या है कि इसका जो पाई स्टार ऑर्बिटल होता है इस तरीके से, जो हम लोग पाई स्टार ऑर्बिटल बोल सकते हैं, ये पाई स्टार ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्डिंग में जाता है। जो मेटल का आप बोल दो कि जो डी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इधर से बैक बॉन्डिंग टाइप का ये इलेक्ट्रॉन हम लोग जो है ट्रांसफर हम लोग देखते हैं, यानी कि एक पाई बॉन्डिंग हम लोग देखते हैं। नो डाउट ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर किया गया होगा, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन इसको मेटल को दिया होगा, तो ये तो बना सिग्मा, बट साथ साथ में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर हो रहा है फ्रॉम मेटल टू जो है कार्बोनिल ग्रुप, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। मिस इफेक्ट ऐसा हो जो कि दोनों साइड से इफेक्ट आकर हो, नॉट ओनली कार्बोनिल ग्रुप इसको डोनेट कर रहा है, एट द सेम टाइम मेटल भी कार्बोनिल ग्रुप को डोनेट कर रहा है। तो ऐसा इफेक्ट जो है इस मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, जैसे कि हम लोग कंसीडर करते हैं। अब इसके लिए खासियत क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मेटल पे फोकस करो आप। होता क्या है कि मान लो कि ये जब बॉन्डिंग होगी ना तो ये जो जितना स्ट्रॉन्गर ये बॉन्ड होगा, CO वाला जो बॉन्ड है वो वीकर होते जाएगा। ये खासियत हम लोग देखते हैं। कब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो माना जाता है कि जो मेटल पे जितना निगेटिव चार्ज या न्यूट्रल चार्ज होगा तब इन दैट केस इजीली इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना चाहेगा। लेकिन अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा तब इन दैट केस क्या होगा, ये वाला बॉन्ड वीकर होते जाएगा, एट द सेम टाइम ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। यानी कि ये अपोजिट वे में फॉलो करता है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया, मतलब ये अगर मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है, ये बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाएगा, जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो वीकर होते जाएगा इस केस में। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा कि नहीं, ये डिपेंड करेगा कि मेटल पे कितना चार्ज है।
जितना निगेटिवली या न्यूट्रल बोल दिया जाए लेस चार्ज होगा, मतलब उतना ही ये बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वो वीकर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि जो है दो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, क्या, एक तो टेक्नीशियम कार्बोनिल लिया हुआ है, हेक्सा कार्बोनिल हम लोग को पता है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ में, ठीक है। दूसरा इन्होंने लिया है नायोबियम का जो है कार्बोनिल कंपाउंड NbCO6। अब इस पे बात करते हैं, इस पे चार्ज -1 दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ये देखो क्या बोला है, इस पे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए बोलो। ऑप्शन ए में क्या मेंशन किया है, जो कि आपसे बोला है कि दिस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप खुद ही समझ लो कि CO तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है। अब जब न्यूट्रल लिगेंड है तो टेक्नीशियम पे कितना चार्ज रहा होगा, +1 चार्ज रहा होगा। टेक्नीशियम की बात करें, इस पे क्या है कि ये भी न्यूट्रल है तो नायोबियम पे -1 चार्ज रहा होगा, मेटल पे -1 चार्ज है। अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो क्या कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जहां तक इसकी बात करेंगे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा तो ये किस तरीके से काम करना चाहेगा, एज आप बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके जस्ट अपोजिट ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो ऑप्शन ए को कंसीडर किया जा सकता है इनकरेक्ट। बी की बात करते हैं, बोला क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड इन बोथ टेक्नीशियम कोबाल्ट के केस में, कार्बोनिल के केस में, और इसके केस में नायोबियम कोबाल्ट के कार्बोनिल के केस में, दोनों में जो बॉन्ड ऑर्डर है 3 के बराबर होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ये जो है चेंज होगा थोड़ा बहुत, दोनों में सेम नहीं होगा। तो जो है बी भी आपका इस केस में इनकरेक्ट हो जाता है। देन COD, अच्छा प्रॉब्लम है। COD के केस में देखो क्या बोला हुआ है कि NB का जो, इसमें NB और कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर है। बॉन्ड ऑर्डर बोला है कि बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन टेक्नीशियम और ये क्या सही है। देखो आप एक तरीके से मैंने क्या बोला कि मेटल पे जितना ही निगेटिव चार्ज होगा वो बैक बॉन्डिंग उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग उतना ही ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा। देखो अगर आप नायोबियम पे -1 चार्ज है तो ऑब्वियसली बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू, इस पे क्या है आपका +1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड वीकर होगा। तो यानी कि सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। डी की बात कर लेते हैं। अब डी में क्या बोला है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ग्रेटर इन द केस ऑफ NbCO। अब ऑब्वियसली अगर आप इस केस में समझो इसको, ये बॉन्ड क्या है, इस केस में ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो कार्बोनिल ऑक्सीजन बॉन्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो वीकर हो जाएगा। तो इस केस में वही मेंशन भी किया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ग्रेटर इन द NbCO। यहां पे क्या होगा, बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर के कम होगा लेकिन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। यानी कि अब इस केस में क्या बोला है कि CO बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर नहीं हो सकता है, यानी कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी इज आल्सो इनकरेक्ट। तो हम लोग का 42 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ABD। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो इन्होंने फिनॉल के कुछ रिएक्शंस आपको दे रखे हैं, जो है मेजर रिएक्शंस है, फेमस रिएक्शंस है, और इस रिएक्शन से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अप्रोच देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है और किसमें पूछा गया कि इन विच केस प्रोडक्ट इज और प्रोडक्ट इज करेक्ट। तो पहला केस क्या है, इन्होंने लिया हुआ है फिनॉल को ट्रीट किया हुआ है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके साथ में NaOH प्रोवाइड किया हुआ है और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब इस चीज को आप समझो कैसे, कौन सा रिएक्शन है ये, फेमस हम लोग का रीमन टिमर रिएक्शन का मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एज जो है सैलिसिलिक एसिड एज प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो जब हम लोग ये मॉडिफिकेशन क्यों बोला जाता है, बिकॉज हम लोग जब CaCl3 लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो सैलिसिलाल्डिहाइड फॉर्म करके आता है। मॉडिफिकेशन रिएजेंट में किया गया तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में भी आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ रीमन रिएक्शन। आपको क्या इस केस में मिलेगा, एज अ सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा COH ग्रुप। नो डाउट अर्थो पैरा दोनों बनेंगे, बट अर्थो विल बी मेजर प्रोडक्ट, ये हम लोग को आइडिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। इस चीज को आप समझना, एसिटिक एनहाइड्राइड का रोल क्या होगा, हम लोग को पता है कि ये यूज किया जाता है एस्ट्रिफिकेशन के लिए, ठीक है। एस्ट्रिफिकेशन कराएगा, किस तरीके से एस्ट्रिफिकेशन में जाएगा, तो ये जो है एसिड डेरिवेटिव है, इसके साथ में रिएक्शन में जाएगा, ये जाकर इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहां से ये कुछ इस तरीके से आपका रिएक्शंस देखने को मिलता है। ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, तो आपका एक एस्टर प्रोडक्ट यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा, एस्टर ग्रुप देखने को मिलेगा, OC डबल बॉन्ड OCH3। COH ग्रुप में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा,
बिकॉज एस्टिफिकेशन रिएक्शन है, ये एसिड डेरिवेटिव जो है और ये हम लोग का फिनोलिक ग्रुप है, तो जो है दोनों में रिएक्शन होगा। ये वेल फेमस हम लोग का मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग जो है बोलते हैं क्या, एस्पिरिन। ठीक है, आप सर दर्द के लिए इसको यूज करते हो, एस्पिरिन मॉलिक्यूल। ये नेक्स्ट बात किया जाए बी मॉलिक्यूल, इसमें क्या है कि बी के केस में सैलिसिलिक एसिड ऑलरेडी लिया हुआ है और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaOH के साथ में, 2 मोल लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये बेस है और इसमें एसिडिक हाइड्रोजन दोनों में प्रेजेंट है, दोनों हाइड्रोजन इसके थ्रू रिप्लेस कर दिए जाएंगे और यहाँ पे ये सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे ये सोडियम कार्बोक्सिलेट फॉर्म में आ जाएगा, ये केस होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है कि इसको जो है ट्रीट किया जा रहा है CH3CH2Br। अब ये क्या है, यहाँ पे हम लोग को पता है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, सोल्यूशन के अंदर सोडियम प्लस है तो इसको मैं हटा सकता हूँ, निगेटिव चाहे निगेटिव, दोनों में से अटैक कौन करेगा? बेसिकली अब इसमें देखोगे ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा इस वाले ऑक्सीजन से ज्यादा होगा जो कार्बोक्सिलेट आयन में प्रेजेंट है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखेंगे यहाँ पे देखेंगे SN2 के थ्रू ये Br- को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और फाइनली आप प्रोडक्ट क्या देखोगे, इस केस में आप प्रोडक्ट देखोगे कि यहाँ पे COOH, मैं हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बनाता हूँ यहाँ पे OCH2CH3, यानी कि आपका ईथर बन के आ गया। यानी क्लियरली देखो कि ये क्या प्रोडक्ट करेक्ट है क्या, ये प्रोडक्ट गलत है, यानी कि जो रिएक्शन जो है गिवन रिएक्शन इज इनकरेक्ट। ये आपका करेक्ट था बिकॉज ए में इन्होंने एस्पिरिन मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। सी की बात करते हैं, सी में क्या लिया हुआ है, इन्होंने NaOH के साथ ट्रीट किया हुआ है। NaOH का रोल भी सेम रहेगा क्योंकि ये बेस है, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे फिनॉक्साइड फॉर्म में O- और यहाँ पे O-। इसके बाद क्या किया इन्होंने ट्रीट किया हुआ है डाई हैलाइड के साथ में। ठीक है, ये हम लोग का विसिनल डाई हैलाइड है, दोनों केस में सिंपल सा रिएक्शन है, जैसे आपने ऊपर में कराया था वैसे ही रिएक्शन यहाँ पे भी होगा। O- इस पे जाकर अटैक करेगा, यहाँ से Br- को SN2 के थ्रू रिप्लेस कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे जाके जो है रिएक्ट करेगा, यहाँ से Br- यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, दोनों रिएक्शन हम लोग देखेंगे और फाइनली ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक ईथर एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके आपको दे देगा। इस तरीके से आप ये प्रोडक्ट बनाओगे। क्या सी करेक्ट है? बिल्कुल, हम लोग का जो है सी ऑप्शन में प्रोडक्ट यही बन के आया हुआ है। डी की बात करें तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको ट्रीट किया हुआ है NaOH के साथ में। NaOH बेसिकली क्यों कराया जाता है, देखोगे मैक्सिमम रिएक्शन में NaOH को ट्रीट इसलिए किया गया है बिकॉज NaOH क्या करता है, फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बिकॉज अगर फिनॉल और फिनॉक्साइड में आप कंपेयर करोगे तो फिनॉक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप है कंपेयर टू फिनॉल ऑल्सो, बिकॉज ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, इजिली डोनेट करेगा बेंजीन में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो ये रीजन होता है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग को रिएक्टिविटी बढ़ानी है फिनॉल की तो इसको आप फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दो। तो चाहे वो रीमेंटिमर रिएक्शन हो या मैं आगे का ये रिएक्शन बात करूं जो हम लोग बोलते हैं कोल्स स्कीमेटिक रिएक्शन, ये उसी रिएक्शन का एग्जांपल है। तो CO2 के थ्रू, CO2 जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, यहाँ पे रिएक्शन होता है। तो बेसिकली आप क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये ओवरऑल रिएक्शन क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये बनाएगा OCO, सैलिसिलिक एसिड, वंस अगेन इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट। इसके बाद इन्होंने इसके साथ ये इसको बोला जाता है, आप नोट डाउन कर लेना, इसको बोला जाता है कोल्स स्कीमेटिक रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन वेल फेमस रिएक्शन है, ये हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके बाद इन्होंने एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट किया। कुछ डिफरेंस आएगा क्या? आप देखो पहला रिएक्शन ए रिएक्शन और डी रिएक्शन में कोई डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस है, ये सेम रिएक्शन एस्टिफिकेशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहाँ से Cl- रिप्लेस कर दिया जाएगा। फाइनली आपको फिर से जो है जो ए में आपका प्रोडक्ट क्या था एस्पिरिन, वही यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इस तरीके से। ध्यान है इसमें COH ग्रुप फ्री रहता है, एक बार यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, इन द एस्पिरिन COH ग्रुप इज फ्री रहता है इस केस में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट देखो आप, क्या ये सेम प्रोडक्ट दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो यानी कि आपका डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट इन दैट केस। तो 43 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? क्लियरली आपका A एंड C विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 देखा जाए तो इसमें आपसे क्या बोला है कि कंपाउंड P जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H12 इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और जो है ये इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कंपाउंड के अंदर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा, और साथ में इन्होंने मेंशन किया इनाइन मींस जो है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। जहां तक इसके ड्यू की बात करें, पहले ड्यू से आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये साइक्लिक सिस्टम नहीं है। जहां तक डबल बॉन्ड की बात करें तो जो है एक बार ड्यू निकाल लेते हैं, तो ड्यू कितना आ जाएगा? तो 8 × 2 16, 16 + 2 18, 18 - 12 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि ड्यू 3 होगा। और ये हम लोगों से बोला है, ये क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है
कि ये इनाइन है, तो यानी कि एक ड्यू डबल बॉन्ड के लिए करस्पॉन्डिंग हो जाएगा और जो है दो ड्यू आपके ट्रिपल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। साथ में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अब इस चीज को आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि मैं अगर जस्ट एज्यूम करूं कि कायरल सेंटर मुझे बनाना है, तो ये इस तरीके से मैं ले लेता हूं। इनाइन दिया हुआ है तो एक डबल बॉन्ड रहेगा और एक ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, एक ट्रिपल बॉन्ड भी कंसीडर कर लेता हूं यहाँ पे CH3, और दूसरा जो है हम लोग डबल बॉन्ड ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH आपका इस तरीके से, और यहाँ पे मैं CH3 इस तरीके से अटैच करा देता हूँ। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमको ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के अलोंग स्टीरियो आइसोमरेज भी दिखाया जा सकता है। जीआई ऑब्जर्व कर सकते हो, ये सिस है या ट्रांस, इससे हम लोग जो है अभी आइडिया नहीं लगा पाए, लेकिन जो अदर इंफॉर्मेशन है उसको आप यूज कर सकते हो टू जो है पता करने के लिए कि इस डबल बॉन्ड के अलोंग क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अब जो है थोड़ा इस चीज को समझे हम लोग, तो क्या ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है C8H12 वाला? देख लो आप, तो कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। साथ में इन्होंने क्या मेंशन किया है, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कंपाउंड के अंदर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अदर इंफॉर्मेशन को इसको कंसीडर करते हैं। क्यू क्या हो जाएगा, तो क्यू तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में जाएगा। आपने क्या यूज किया, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो ये क्या करेगा, इसको हाइड्रोजनेट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH3 CH CH2 CH2 इस तरीके से। यहाँ पे कार्बन CH3, यानी कि कंप्लीट हाइड्रोजनेशन यहाँ पे अकर होना चाहिए। अकर होगा CH2 CH2 CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, प्रोडक्ट क्यू। आर की बात कर लेते हैं। आर के केस में क्या बोला है कि दिस जो है जो कंपाउंड आ रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आप देखो कि जो ये हम लोग यूज करते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विथ बेरियम सल्फेट, ये जो है पॉइजन का काम करता है, जिसको हम लोग लिंडलर्स कैटलिस्ट करते हैं। इसका रोल क्या होता है, ये डबल बॉन्ड को तो अफेक्ट नहीं करता है, बट ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में जो है कन्वर्ट करता है। ये जो हम लोग जो है वेल नोन कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। तो होगा क्या इस केस में आपका कि जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसके अलावा जो है डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये भी इस पर्टिकुलर रिएक्शन से पता चल जाता है। क्योंकि इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन जो मानते हैं हम लोग, सीन एडिशन कराते हैं कि हाइड्रोजन जो होगा इस केस में दोनों सेम साइड से जाके जुड़ेंगे। तो अब इसलिए इस केस में अगर जाके जुड़ेंगे तो यहाँ ये प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, CC बनाएंगे। इसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे ये मैं कंसीडर करूं CH3H, यहां पे क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड आ गया, CH डबल बॉन्ड CH इसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अगर ये सिस है और इन्होंने बोला क्या है कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी इसको भी कायरल होना पड़ेगा। अगर कायरल होना पड़ेगा तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों डिफर कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो क्या इसको मैं कंसीडर कर सकता हूं कि ये जो डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था मॉलिक्यूल में, इसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी मैं इसको ट्रांस लेके चल सकता हूं, तभी ये पॉसिबल है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसको वेरीफाई करता है ये वाला जो रिएक्शन है, जो कि हम लोग बर्च रिडक्शन भी कंसीडर करते हैं। क्योंकि यहां पे क्या बोला है कि जो कंपाउंड यस आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां पे अब इस केस में इस रिएक्शन की खासियत क्या होती है कि नो डाउट इसमें भी हाइड्रोजनेशन अकर होगा, बट दैट हाइड्रोजनेशन एंटी एडिशन के थ्रू फॉलो करता है, यानी हाइड्रोजन का जो ओरिएंटेशन होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो अब इसलिए अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूं यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे देख ले CH3H जो है, और जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इस चीज को ये प्रूव कर दे रहा है कि ये इसके अलावा भी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ट्रांस ही होगा, यानी पहले से ही हम लोग कंसीडर जो किए हैं ट्रांस का वो करेक्ट है, सिस नहीं हो सकता है। अब आते हैं ऑप्शन में, बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ PRS विल बी अकायरल। अगर मैं इसको जो है अगर कराऊं तो अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा COH में, इसको भी अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओगे तो COH हो जाएगा। ऑब्वियसली जो है दोनों जो ग्रुप हो गए सेम हो गए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो P इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। R की बात कर लेते हैं, R कौन सा है, ये इसको भी आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ पे COH आ जाएगा, यहाँ पे COH आ गया, दोनों जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होंगे। अब S की बात भी कर लेते हैं, S के केस में भी क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा, COH दोनों ग्रुप्स सेम है, तो दैट मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी अकायरल इन द नेचर। तो क्लियरली आपका A ऑप्शन इज करेक्ट। B की बात करते हैं, B में क्या बोला है, R एंड S आर द डायस्ट्यूमर।
आर, और ये रहा आर हम लोग का ट्रांस और सिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, और ये ट्रांस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्वियसली इन दोनों में मिरर इमेज का तो रिलेशन नहीं है, तो दे आर ऑब्वियसली दे आर डायस्ट्रीमर, यानी कि बी आंसर इज आल्सो करेक्ट। सी की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्यू एंड आर, जो प्रोडक्ट क्यू है और आर है, ये फॉर्म बाय सिन एडिशन वेयर एस इज फॉर्म बाय एंटी एडिशन। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें एडिशन होता है सिन, इसमें भी एडिशन होगा सिन, और इसमें क्या एडिशन होगा, ये आपका एंटी एडिशन होगा। तो बिल्कुल इसी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। देन डी की बात करते हैं। बोला क्या है, पी मस्ट हैव सिस कॉन्फ़िगरेशन। पी की बात करें, ये तो गलत हो जाएगा, बिकॉज पी के केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या आया हुआ है, ट्रांस। तो यानी कि 44 की अगर बात करें, क्या करेक्ट हो जाएगा, ए, बी एंड सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। 45 और 46 एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, और जो है इस पे इन्होंने क्या बोला है कि एक फ्यूल सेल जो होते हैं, जो कि डिवाइस यूज किया जाता है टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस फ्यूल सेल की खासियत क्या होती है कि ये डायरेक्टली बर्न होता है। सच कन्वर्जन आर पॉसिबल बिकॉज ओवरऑल रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो जो है इसमें हीट इंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, तो इन दैट केस हीट इंजन के जो है रिक्वायरमेंट होता है। बट फ्यूल सेल की बात करें, फ्यूल सेल हाईली इफिशिएंट कंसीडर किया जा सकता है एज अ इंजन, जिसमें कि हम लोग को जो है हीट नहीं रिक्वायर्ड होगा। यानी कि आप इन दैट केस बोला गया है क्या, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड इनडिफिनिटली फ्रॉम द फ्यूल सेल एज लॉन्ग एज आउटसाइड सप्लाई इज मेंटेन। यानी कि जो है जितना आप जब तक सप्लाई देते रहोगे तब तक वो एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, और यही फ्यूल सेल की खासियत है। तो उस पार्ट पे इन्होंने न्यूमेरिकल क्या बनाया हुआ है, बोला है कि ये एनोड रिएक्शन, रिएक्शन आप उसमें देख लो, उसका कैथोड रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन मेंशन किया है। अब क्वेश्चन नंबर 45 पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पार्ट पे मूव करते हैं। क्या बोला है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द गिवन फ्यूल सेल। तो उस केस के लिए ईएमएफ आप इजीली निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला जाता है उसके लिए, आपका ये इक्वेशन जाता है NFE नॉट दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट। तो इवन सेल के लिए बोला है, तो मैं ई नॉट में नहीं यूज करता हूँ, NFE यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे डेल जी यूज कर देता हूँ। अब इस केस में क्या हुआ है कि n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस पार्टिकुलर सेल रिएक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो लो आप जो है एनोड और कैथोड वाले रिएक्शन से देख रहे हो, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, और f की वैल्यू आपकी जो है वो पता ही है कि दैट इज f इज अ फैराडे कांस्टेंट, यानी कि 96500 आपका इस केस में। E हम लोग को निकालना है। डेल जी हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो डेल जी नॉट दिया हुआ है H2O फॉर्मेशन का, दैट इज -237.39। अब यहाँ पे केस देखो कि ये तो 2 मॉलिक्यूल के लिए हम लोग को चाहिए होगा फॉर गिवन रिएक्शन। जो ऊपर रिएक्शन दिया हुआ है उस रिएक्शन के लिए -237.39 इंटू 2 टाइम्स चाहिए होगा। यानी कि जो डेल जी की वैल्यू, अगर अब मैं वैल्यू रखूं यहाँ पे n की वैल्यू 4, इसको f की वैल्यू में रखूंगा 96500, ठीक है। E हम लोग को निकालना है, और यहाँ पे जो डेल जी की वैल्यू रखनी होगी हम लोग को कितना रखना होगा, 237.39। ये ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल जब H2O प्रिपेयर करते हैं उसका गिव्स फ्री एनर्जी। हमको क्या निकालना है, 2 मोल्स के लिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सिंपली आप E के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। E कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप किलो जूल है तो इसके लिए जूल में इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हो E के लिए कितना आपका, ये तो 45 के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट। 46 की बात करें तो बोला है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ गैसियस हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड विद O2 इन द फ्यूल सेल ऑफ द 25 डिग्री सेल्सियस एट 1 बार इज नीडेड टू प्रोड्यूस 23.793 ऑफ यूजफुल वर्क। यानी कि केस क्या है कि आपको कितना दिया था, 1 मोल पर मोल अगर देखा जाए, पर मोल कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, 237.39। ये पर मोल के लिए एनर्जी चाहिए होगा। 1 मोल अगर इक्विवेलेंट में रखता हूं, 1 मोल इक्विवेलेंट होगा 237.39। यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, हम लोग को मेंशन किया है 23.7 के लिए कितना एनर्जी, कितने मोल्स जो है हम लोग को चाहिए होगा। तो ऑब्वियसली 23.7 बोला है, तो इसके लिए हम लोग को 0.1 मोल वाटर लेना होगा। तो अब इस केस को आप कंसीडर करो, देखो कि 0.1 मोल H2O अगर फॉर्म करना होगा, कितना उसके लिए चाहिए होगा, ऑब्वियसली 0.1 मोल H2O के लिए 0.1 मोल H2 रिक्वायर्ड होगा। तो 0.1 मोल H2 के लिए आप सॉल्व कर दो। यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम चाहिए, तो PV इक्वल टू nRT। अब n की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर आप वॉल्यूम में रख दो, तो जो है वॉल्यूम की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.1। R की वैल्यू कितनी दिया हुआ है इन्होंने 0.083,
और टेम्परेचर इन्होंने मेंशन किया है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर आप इसको केल्विन में रखो तो 298 आ जाएगा। अब इसको वैल्यू आप रख दो यहाँ पे। प्रेशर इन्होंने 1 बार बोला हुआ है, 1 बार अगर प्रेशर हम लोग रख दें तो यहाँ पे जो है फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, वी आपका आ जाएगा फाइनली 2.47 लीटर। यानी कि इस केस में आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48 देखें तो ये आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सीरीज ऑफ रिएक्शन इन्होंने दे रखा है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। क्या बोला है कि कंपाउंड ए गिव्स ब्लू फ्लेम और जो है बी ब्राउन गैस है, और यहां से इसको इन्होंने गैस एच पास करा है तो कंपाउंड सी फॉर्म करके आया। कंपाउंड सी के बारे में इन्होंने बोला है कि दिस इज ब्लू कलर सोल्यूशन, ब्लू कलर। देन वाटर के साथ पास करा है इन्होंने तो करस्पॉन्डिंग डी पर फॉर्म किया, फिर इसको FeSO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 तो प्रोडक्ट ई बन के आया। ई का प्रॉपर्टीज बोला है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देन यहां तक बात करें, इसमें इधर फर्दर पास करा है H2S से तो प्रोडक्ट F बना है ब्लैक PPT। यहां से इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ पास किया है तो न्यूट्रल ऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट फॉर्म किया है अलॉन्ग विद द गैस H यहां पे भी फॉर्म करके आया है। इसको K2CrO4 के साथ पास करा है A को तो LO50। ये हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब जो है देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल इसमें स्ट्रक्चर कंपाउंड हो सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक तो क्लिक करता है कि कंपाउंड बी जो है ब्राउन गैस है, क्या हो सकता है, या तो ब्रोमीन होता है या तो NO2 होता है। नो डाउट यहाँ पे जो है हम लोग को मेंशन किया गया है कि ये गैस जो है रिएक्ट करके ब्लू कलर सोल्यूशन दे रहा है, तो ब्राउन गैस हम लोग कंसीडर क्या कर सकते हैं, जस्ट एज्यूम करता हूं कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा गैस है। देन अगर इसको कंसीडर किया जाए, ये जो है हम लोग का जो कंपाउंड है गिव ब्लू कलर फ्लेम, अगर ब्लू फ्लेम देता है तो किस केस को कंसीडर किया जा सकता है, कॉपर। तो हम लोग का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, और यहाँ पे कॉपर सल्फाइड ब्लैक PPT होगा, तो ये तो आइडिया लग जा रहा है कि इसमें कैटायन क्या होगा और एनायन क्या हो सकता है। तो क्या मैं इस आइडिया के थ्रू ये कंसीडर कर सकता हूँ कि जो हम लोग का कंपाउंड ये है दैट इज गोइंग टू बी कॉपर नाइट्रेट, यानी कि ये हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट। अब 1 बाय 1 फॉलो करते हैं कि इसमें क्या है। क्या दिया हुआ है, ए को जब पोटेशियम क्रोमेट के साथ पास कराया गया तो हम लोग को क्या इसमें प्रोडक्ट मिला, हम लोग को मिला है कि LO50 क्या होगा, यानी कि आई आपका कॉपर क्रोमेट रहा होगा। जहां तक इसकी बात करें बी में, तो जो है बी तो हम लोग का NO2 कंसीडर किया जा सकता है, बिकॉज अगर आप कॉपर नाइट्रेट को हीट करोगे तो NO2 गैस निकल के आएगा जिसका ब्राउन कलर हुआ। अब जैसे इसको अगर मैं कंसीडर करता हूं ताकि H गैस के बारे में पता किया जा सके, तो H2S के साथ पास कराएगा तो जो कंपाउंड है कॉपर सल्फाइड जो कि ब्लैक 50 होगा ये फॉर्म करके आएगा। देन इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ पास कराया मैंने, तो डाइल्यूट HNO3 के बाद इसमें न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करके आ रहा है। न्यूट्रल ऑक्साइड अलॉन्ग विथ गैस, ये गैस क्या हो सकता है, तो जब हम लोग कॉपर सल्फाइड को इसके साथ ट्रीट करेंगे HNO3 के साथ में, तो नो डाउट हम लोग का जो गैस बन के आएगा ये NO गैस बन के आएगा। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होगा, न्यूट्रल ऑक्साइड इस केस में आपका जो है, क्योंकि इसको क्या किया इन्होंने कॉपर सल्फाइड से पास कराया, तो न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होगा इसमें, क्लियरली आपका जो है इसमें H2O एज अ गैस बन के आएगा। तो ये हम लोग जो है न्यूट्रल ऑक्साइड कंसीडर कर सकते हैं। ये आपका जो गैस है ये H गैस है। अब जो है इस गैस को इन्होंने NO के साथ रिएक्ट कराया, तो ब्लू कलर जो कंपाउंड बनेगा क्या होगा, ये N2O3। देन इसको हाइड्रोलिसिस किया हुआ है, हाइड्रोलिसिस करने पे N2O3 क्या जनरेट करेगा, HNO2। अब जब इसको आप फेरस सल्फेट इन डाइल्यूट H2SO4 पास कराओगे तो ये पेंटा aqua फेरस जो है नाइट्रोसो सल्फेट फॉर्म करता है, जो हम लोग इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस वन सल्फेट। ये हम लोग का कंपाउंड होता है जो कि हम लोग टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन कंसीडर किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। आपसे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 47 में कि कंपाउंड डी क्या है हम लोग का HNO2, इसको रिएक्ट किया जा रहा है किसके साथ में, I- के साथ में, तो और H+ इन द एसिडिक मीडियम में। तो जो गैस बन के आ रहा है, गैस के बारे में बताना है कि विच इज द गैस, दैट गैस विल बी रिलीज। HNO2 I- के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में। साथ में ये गैस क्या जनरेट करेगा, तो ये यहाँ पे गैस जो जनरेट किया जाएगा वो होगा NO। तो जो है नो डाउट कौन सा गैस जनरेट हो रहा है, गैस H जनरेट हो रहा है। तो 47 की बात कर ले हम लोग, तो 47 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट। 48 की बात करें, क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या बोला है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है कि एलोप्रोपिटी ऑफ द कंपाउंड फर्स्ट इज इनसॉल्युबल इन द CH3COH। देखो आप, तो एलोप्रोपिटी आपका क्या होगा, कॉपर क्रोमेट होगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली इनसॉल्युबल इन द एसिटिक एसिड। ये हम लोग
कुछ मेमोरी बेस्ड हम लोग को जो है जो सॉल्युबिलिटी है या इनसॉल्युबिलिटी है ये हम लोग को आइडिया लगना चाहिए दैट क्रोमेट इज जो है ये हम लोग का लार्जर एनायन है और इन दैट केस जो है कॉपर भी लार्जर कैटायन है, तो लैटिस एनर्जी हाई होगी इस केस में और दैट इज गोइंग टू बी इनसॉल्युबल इन द एसिटिक एसिड। देन बात करते हैं सेकेंड में, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ई इज sp3d2। तो ये जो कंपाउंड आयरन का इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो देखते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो जो है d2sp3 हो सकता है या sp3d2 हो सकता है। देखते हैं कि आयरन के केस में क्या आएगा। तो आयरन का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फिगरेशन क्या होगा 3d6,4s2। यहाँ पे प्लस और 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये इसकी खासियत होती है बिकॉज येनो जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो मैं यह कॉन्फिगरेशन लिख देता हूँ 3d6 जो है +1 स्टेट में ये 4s1 हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। अब इसको मैं अगर डिनोट करना चाहूँ किस तरीके से जो है इसका जाएगा, तो ऑब्वियसली ये जो है s ऑर्बिटल को यूज करने जा रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि इन दैट केस क्या होगा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये फुलफिल किया जाएगा। तो ये जो है इजी ऑर्बिटल को यूज करेगा, इजी ऑर्बिटल में यानी कि आपका करस्पॉन्डिंग, मतलब इजी में भी अगर देखो तो आप सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो वाटर क्या है उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, तो अब इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 होगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन का। थर्ड में क्या बोला है, कंपाउंड सी इज N2O4, ये गलत है, N2O3 जो कि ब्लू कलर सोल्यूशन होगा, इसका ब्लू कलर होगा, ये फॉर्म कर रहा है, थर्ड इज इनकरेक्ट। फोर्थ क्या दिया हुआ है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ गैस B इज sp2, यानी कि जो NO2 है इस केस में जो गैस नाइट्रोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये क्या कंसीडर किया जाएगा, ये होगा हम लोग का sp2 बिकॉज अगर देखो जो है 3 बॉन्ड है तो इस केस में कंसीडर किया जाएगा इसका sp2, यानी कि फोर्थ इज आल्सो करेक्ट। अब देखो फर्स्ट सेकंड फोर्थ किस कॉम्बिनेशन में आ रहा है, क्लियरली आपका जो C है इसमें आ रहा है, यानी कि अगर 48 की आप बात करो तो इन दैट केस C आंसर विल बी करेक्ट। 49 एंड 50 आपको पैराग्राफ दिया हुआ है इन्होंने एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन से। ये रिएक्शन क्या है कि दो रिएक्शन मेजरली इसमें है, एक तो टॉलेंस रिएजेंट और दूसरा हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन। दोनों हम लोग को पता है कि किस कंपाउंड के लिए टेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड इन्होंने मेंशन किया हुआ है, पी को जब हम लोग ट्रीट कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, यानी कि हाइड्रोलिसिस अकर हो रहा होगा, और यहाँ पे Q और R दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, और जो है इसमें क्या दिया है R रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, बोथ गिव हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन, Q गिव S प्रोडक्ट और R जो है हम लोग को T प्रोडक्ट दे रहा है। अब बात करते हैं इसमें P पहले आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट P। तो ऑप्शन के लिए डायरेक्ट जाते हैं, तो वहां से हम लोग को जो है सिंपली आइडिया आ जाएगा। ऑप्शन ए की बात करो आप, तो क्या दिया हुआ इन्होंने CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे सॉरी CH3, यहाँ पे आपको एक ईथर दिया हुआ है। नो डाउट जैसे ही आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे प्रोडक्ट क्या देगा, ये प्रोडक्ट आपको दे देगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, बिकॉज ये बॉन्ड क्लिक किया जाएगा, तो यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे आपका CH3 हो गया, ये क्या दे देगा CH3 CH2 OH। नो डाउट ये आपका जो है हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देगा, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पे ये क्या होगा, ये टॉटमरीज में जाएगा, टॉटमरीज में जैसे ही जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि एसीटोन बना लेगा। अब ये ध्यान से देखो कि दोनों तो हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देंगे, बट क्या इन दोनों में से कोई एक टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है, यानी आपका ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। बी की भी बात कर लेते हैं। बी के केस में क्या दिया हुआ इन्होंने, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे O CH2 CH2 CH, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको जब हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या बनेगा, आपका एक विनाइल अल्कोहल बन के आ जाएगा CHOH, और साथ में आपका एक बन के आ जाएगा CH3 CH2OH। इस ऑप्शन को तो हम लोग वैसे ही हटा सकते हैं, बिकॉज इसकी बात करें तो ये तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा ही नहीं, ये टॉटमरीज पे थ्रू जाएगा और एसिटाल्डिहाइड देगा। नो डाउट ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट भी दे सकता है और रिड्यूस करेगा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, बट ये क्यों तो नहीं हो सकता। ये पॉसिबल है कि ये आर हो जाए, बट ये क्यों नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट है। सी की बात कर लेते हैं। तो सी का केस क्या है कि इन्होंने दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH O CH2 सॉरी CH CH3, इसको आप हाइड्रोलिसिस करो, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट आएगा, तो इसको बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3 CHOH CH3, एक ही प्रोडक्ट आ गया। ये इनॉल बनाएगा, इनॉल इस तरीके से विनाइल अल्कोहल आएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH विनाइल अल्कोहल, और जैसे ये जाएगा टॉटमरीज में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉर्म कर लेगा एसिटाल्डिहाइड। अब इस केस में देखो, अगर मैं इसको कंसीडर करूं क्या
जो रिड्यूस कर रहा है टॉलरेंस रीजन को, ये रिड्यूस कर रहा है और आइडोफार्म टेस्ट भी देगा, तो यानी कि मेरा जो है आर प्रोडक्ट ये हो गया और क्यू प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तो जो है बिल्कुल आपका जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। डी के केस में भी आप कंसीडर करोगे दैट विल बी इनकरेक्ट। अब यहां से फर्दर प्रोडक्ट के लिए जाते हैं। फर्दर प्रोडक्ट में क्या मेंशन किया गया है आपको, इसको जब आइडोफार्म रिएक्शन कराऊंगा तो इसमें क्या प्रोडक्ट बन के आएगा। नो डाउट इसको जब आइडोफार्म रिएक्शन कराओगे ये CH3 यूज होगा, तो जो है CH3 यूज होगा, ये CH3 CHI3 में यानी कि आपका जो है आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका बनेगा क्या यहाँ पे प्रोडक्ट फाइनली, ये ऑक्सीडाइज होके बनाएगा CHOH। हाइड्रोलिसिस के बाद ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट S है ये हो जाएगा। जहां तक इसका जो हम लोग कराए रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट हो गया आपका टी। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन Q is also formed when propene is reacted with dilute H2SO4। बिल्कुल अगर आप जो है प्रोपीन को रिएक्ट कराओगे, बिकॉज Q क्या है हम लोग का ये है, इसको अगर Q की बात करें, Q हमारा ये है, इसको मतलब अगर आप प्रोपीन लेते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो HOH यहाँ पे ऐड होगा और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH CH3। तो बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बी की बात करें, Q will also give a color complex with the neutral ferric chloride। तो जो हम लोग का Q है, Q हम लोग का क्या एल्कोहल गिव्स अ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, गलत है, बिकॉज न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड हम लोग इनॉल या फिनॉल के लिए कर सकते हैं। ये तो जो है नॉर्मल एल्कोहल है, इसके लिए आप तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट के लिए जा सकते हो, बट फेरिक क्लोराइड टेस्ट यहाँ पे फेल कर जाएगा। यानी इस केस में 50 का आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट। सी आप डी दे भी ऑप्शन देख लो। द सी में क्या बोला है, द प्रोडक्ट फॉर्म बाई द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एस। जो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एस होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली आपका एसीटोन होगा, बिकॉज यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा और ये एसीटोन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। वो करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। डी की बात कर ले तो डी में क्या दिया है, टी विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ द AgNO3। बिल्कुल जो हम लोग का फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड ही एक ऐसा एसिड है जो कि आपको टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। तो डी स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, यानी 50 के केस में आपका आंसर हो जाएगा बी। थर्मोडायनेमिक्स है, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन में, द डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस में बी गिवन एज, इन्होंने डिफाइन किया है डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, डिग्री ऑफ DOI में शॉर्ट टर्म में बोल देता हूं। इन्होंने क्या मेंशन किया है, Q इरिवर्सिबल बाई Q रिवर्सिबल, ठीक है। अब जो है इसका जो रेशियो है वही इसको डिफाइन करना है। तो यानी कि अगर हम लोग को Q इरिवर्सिबल और Q रिवर्सिबल पता चल जाए तो इजीली हम लोग जो है इस टर्म्स को निकाल सकते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। अब आप क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन पार्टिकुलर स्टेट A टू स्टेट B इज 50 जूल पर केल्विन। यानी कि डेल S इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कहां से कहां तक, A टू B के लिए कितना दिया हुआ है इन्होंने, 50 जूल पर केल्विन, ठीक है। इसको समझा जा सकता है कि अगर मान लो प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस के लिए हीट निकालना हो, रिवर्सिबली हम लोग हीट निकाल लेंगे, क्योंकि अगर फॉर्म आप देखो क्या होता है हम लोग का एक्सप्रेशन क्या होता है डेल एस का, दैट इज डेल क्यू रिवर्सिबल, चाहे वो कोई भी प्रोसेस इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हीट होता है हम लोग रिवर्सिबली जो हीट सप्लाई किया गया रहता है या रिलीज होता है उसको हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ पे रख दोगे आप टेम्परेचर। अब यहां से इस क्या एक्सप्रेशन से हम लोग को पता है कि टेम्परेचर दे हैव गिवन, तो यहां से Q रिवर्सिबल क्या आ जाएगा, Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल S इंटू टी। डेल S की वैल्यू क्या इन्होंने दिया हुआ है 50 जूल, और आप इसको टेम्परेचर को कितना रखोगे 300 केल्विन, तो क्लियरली आपका कितना आ जाएगा 15,000 जूल, यानी 50 किलो जूल भी मैं बोल सकता हूँ, 15 किलो जूल। अब आते हैं Q इरिवर्सिबल के लिए, इसके लिए भी इन्होंने डेटा दिया होगा। क्या दिया हुआ है कि व्हेन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाज परफॉर्म द वर्क डन बाय द सिस्टम वाज द 6 किलो जूल। अब इस केस में देखो कि किस तरीके से जाएंगे Q इरिवर्सिबल के लिए, तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि डेल U आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल U क्या हो जाएगा, NCV डेल T, यानी कि डेल T 0 है तो आपका ये डेल U भी 0 होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, क्या होगा एक्सप्रेशन डेल U इक्वल टू Q प्लस W, ये आपका 0 है तो इन दैट केस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस W, वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस 6 किलो जूल होगा, और इसको हम लोग Q को रखें तो जो है 6000 किलो जूल हो जाएगा, मतलब जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का Q इरिवर्सिबल, ठीक है, ये केस हुआ। अब दोनों को डिवाइड कर दो, Q इरिवर्सिबल बाई Q रिवर्सिबल, तो जो है आपका DOI कितना आ जाएगा, DOI इक्वल टू 6000 डिवाइड बाई 1500,
ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है कि आप आंसर को क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 0 0 ये कैंसिल, 0 ये कैंसिल, तो जो है 15 इंटू 600 डिवाइड बाई 15 कितना आ जाएगा 40, यानी कि इस केस में आपका 40 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, आपको ये थर्मोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम दिया हुआ है। बोला गया है कि एस्टिमेट द डेल एच फॉर्मेशन ऑफ द pyridine इन किलोजूल फॉर मोल फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ था, इन्होंने हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया, इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, इनका दिया हुआ है, और इसका नहीं दिया हुआ है, इसकी काम को पूछा हुआ है, और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसके आइडिया में हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर दिस डबल बॉन्ड, ये हम लोग ने ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर रखा हुआ है, इसको यूज करते हैं टू कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस मॉलिक्यूल। तो जो है जाए पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि अगर इस रिएक्शन के लिए डेल एच पता चल जाता है, ऑलरेडी हम लोग को हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका पता है, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोग को पता करना है। तो अब इसलिए अगर इस रिएक्शन के लिए डेल एच पता हो जाता है तो अब इसलिए इसको हम लोग यहाँ से हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन pyridine के लिए निकाल सकते हैं, हम लोग का मॉलिक्यूल pyridine, ठीक है। अब जो है कैलकुलेशन पार्ट के लिए चलते हैं। क्या होगा देखो आप कि इसका जो थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा कितना हो जाएगा, तो आप देखो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो मैं पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका थ्योरेटिकल निकालता हूं, कैसे निकाला जाएगा। तो देखो आप जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एक है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 है, तो इन दैट केस डेल एच इस केस में थ्योरेटिकल फॉर दिस रिएक्शन अगर कंसीडर करूं, थ्योरेटिकल कितना आएगा, तो थ्योरेटिकली इसका जो है मैं ऐसे कर सकता हूं 119 इंटू 2, और जो है इसको लिख सकता हूं -62, बिकॉज यही हम लोग का एनर्जी रिलीज होगा। अब यहाँ पे रख लो क्या हो जाएगा इस केस में, तो ये हो जाएगा -119 इंटू 2 प्लस 60, ये हो जाएगा -238 -62, कितना वैल्यू दे देगा ये आप कर सकते हो। ये अराउंड आ जाएगा आपका 8 + 2 0, और जो है ये 0 -300 के आसपास में ये वैल्यू आ जा रहा है, -300 किलो जूल। अब ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन एनर्जी क्या इतना ही रिलीज होगा, इससे कम रिलीज होगा, तो रेस्ट अमाउंट कितना कम होगा, तो जो एनर्जी इसको, बिकॉज ये ऑलरेडी रेजोनेंस में होगा, और जब रेजोनेंस में होगा तो उतने एनर्जी को इससे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके वो वैल्यू जाएगी। तो कितना रेजोनेंस एनर्जी दिया हुआ है pyridine मॉलिक्यूल का, दैट इज 125। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि डेल एच हम लोग एक्सपेरिमेंटल लिख देते हैं, कितना आ जाएगा ये -300 प्लस 125 क्या है, वो रेजोनेंस एनर्जी है। अब इसको है आप निकाल दो, कितना आ जाएगा ये क्लियरली आपका 175, ये आपका आ जाएगा -175। इतना हीट इस रिएक्शन के लिए डेल एच हुआ। अब इसका यूज कर लो, इसका वैल्यू क्या होगा, तो अगर मैं कंसीडर करूं कि डेल एच, ठीक है, डेल एच इन्होंने किसके लिए बोला हुआ है, गैस लिक्विड के लिए, सॉरी लिक्विड के लिए, तो हम लोग पहले गैस के लिए निकालेंगे। यहाँ पे डेल एच ऑफ रिएक्शन, मैं इसको डेल S3 मेंशन कर देता हूं, तो डेल S3 इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, इसको कंसीडर करें डेल एच formation of this compound minus del H formation of pyridine, ये आपका आ जाएगा। क्या मैं इसमें रख सकता हूं, वैल्यूज रखा जा सकता है, बिल्कुल रख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसका वैल्यू इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कितना ये मेंशन किया हुआ -50, और रिएक्शन का कितना दिया हुआ है इन्होंने, रिएक्शन का दिया हुआ है -11175, ठीक है। और ये इसका डेल एच फॉर्मेशन निकालना है, कितना आ जाएगा डेल एच फॉर्मेशन, रख लो आप वैल्यूज को यहाँ पे सॉल्व कर लो। डेल एच फॉर्मेशन ऑफ pyridine निकालना है, तो अगर मैं इसको ले आता हूं इसमें, तो ये हो जाएगा डेल एच फॉर्मेशन ऑफ pyridine इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 125। ये ध्यान है ये गैस का है, हम लोग को क्या निकालना है, लिक्विड का। तो क्या होगा इन दैट केस की वेपोराइजेशन इन्होंने दिया हुआ है, तो वेपोराइजेशन वाली एनर्जी आप माइनस कर दो, बिकॉज क्या होगा डेल एच लिक्विड, अगर मैं इसका कंसीडर करूं pyridine मॉलिक्यूल इन द लिक्विड फॉर्म माइनस डेल एच pyridine इन द गैसियस फॉर्म, इसको अगर माइनस करते हो कितना आ जाएगा, ये 125, और इसका हम लोगों ने हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकाल ही रखा है, तो 125 माइनस 40 ये कितना आपको दे देगा 85, यानी इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा 85 किलो जूल पर मोल।
क्वेश्चन नंबर 53 आपको जो है केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला है कि काइनेटिक डेटा ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एज अ कैटलिस्ट गिवन इन द टेबल में डेटा दिया हुआ है इन्होंने, और अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज टेकन एट द डिफरेंट टाइम एंड टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड एल्काली सॉल्यूशन एट डिफरेंट टाइम। तो इफ मतलब इन्होंने जो है एल्काली के साथ टाइट्रेट किया, उसका सॉल्यूशन का पता किया हुआ है। इफ द रेट लॉ इज गिवन बाय, रेट लॉ इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, सो रेट इक्वल टू के कांस्टेंट इनटू एस्टर, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर फर्स्ट ऑर्डर और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ध्यान है कि यहाँ पे जो H प्लस है एज ए कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो है ये अज्यूम किया जा सकता है कि कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी द सेम फॉर H प्लस। तो उस बेसिस पे क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि K इंटू H को मैं एक अनदर कांस्टेंट कंसीडर कर लेता हूँ, K H प्लस और इंटू एस्टर, ठीक है, ये कंसीडर कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। इसको मैं क्या लिख देता हूँ फॉर द सिंप्लिसिटी के लिए, K इफेक्टिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहें कि K इफेक्टिव मतलब अगर मैं रेट को लिखना चाहूं, जस्ट एज्यूम कर लेता हूं जो एस्टर है इसको मैं E से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो रेट इक्वल टू डी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इफेक्टिव इंटू कंसंट्रेशन E। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, K इफेक्टिव इक्वल टू K इफेक्टिव, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो लॉग में आएगा, तो लॉग ये हो जाएगा लॉग, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं लॉग dt को आप करोगे तो जो है ये क्या टर्म आ जाएगा, d बाई डी टी। तो ये आपको जो है टर्म्स में कर ही देता हूं, इसको फाइनली इसको कर ही देते हैं हम लोग, तो d बाई कंसंट्रेशन ऑफ E इंटू K इफेक्टिव dt ये होगा। आप इंटीग्रेट कर दो इसको, ये हो जाएगा आपका क्या, ln E माइनस ये आएगा माइनस आपका E बाई ई नॉट, ये आपका एक्सप्रेशन होगा, बिकॉज कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा इनिशियली ई नॉट रहा होगा और टी टाइम पे इसको ई टी आप कंसीडर कर लो, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस के इफेक्टिव इंटू टी, सिंपल केस है। तो अगर माइनस हटाना है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, के इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाई टी ln ई नॉट डिवाइड बाई ई टी, ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आएगा इस केस में। 10 मिनट्स दिया हुआ है, 10 मिनट्स पे आप लोग को कंसीडर करना है, तो क्या लिख सकते हो आप, K इफेक्टिव 1 बाई टी यानी कि 1/10 ln ई नॉट, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। ई नॉट क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन मींस V0 से लेकर V इंफिनिटी के बीच में, मतलब टोटल जो वॉल्यूम एनएमएच का कंसीडर किया गया है उसके प्रोपोर्शनल लिया जा सकता है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V इंफिनिटी माइनस V नॉट, ठीक है। V नॉट आपका दिया हुआ है, दैट इज 25 ml इनिशियल वॉल्यूम है, और इसको मैं लिख सकता हूँ V इंफिनिटी माइनस VT। अब इसमें आप जो है सभी एक्सप्रेशन को रख तो 1/10 ln V इंफिनिटी क्या है आपका, V इंफिनिटी है 40, V नॉट कितना है 25, V इंफिनिटी 40 और ये कितना है आपका VT इक्वल टू 28, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्या हो जाएगा 1/10 ln 15, ये कितना हो जाएगा, आप जो है माइनस कर दो 12 यानी कि 5/3, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। रुकिएगा तो t इक्वल टू आपको 10 मिनट पे ये कंसीडर करना है, तो क्या हो जाएगा, K इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू 1/10 इंटू ln ई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ई नॉट हो जाएगा V इंफिनिटी माइनस VT, इसको लिखा जा सकता है सॉरी V नॉट, बिकॉज इंफिनिटी पे और इनिशियली हम लोग कंसंट्रेशन अगर वॉल्यूम पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि टोटल इनिशियली कितना रहा होगा कंसंट्रेशन का। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, V इंफिनिटी माइनस VT, ये आपको दे देगा। अब करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखते जाओ, क्या हो जाएगा 1/10 ln V इंफिनिटी आपको दिया हुआ है 40 माइनस 25, V नॉट 25, ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई आपका V इंफिनिटी माइनस VT। V इंफिनिटी क्या है 40 है और VT 10 मिनट पे ये 28 दिया है, यानी कि ये हो जाएगा 12। अब इसको आप रख लो 1/10 इंटू ln, ये हो जाएगा आपका 5 जाएगा और ये 4 जाएगा, ln 5/4 दे हैव गिवन ln 5/4 दैट इज 0.225,
ये आपका दिया हुआ है। अब K इफेक्टिव क्या है हम लोग का, बेसिकली K इफेक्टिव है K इंटू एच प्लस। अगर K पता चल जाता है तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन हम लोग को पहले से मेंशन किया हुआ है, हम लोग को 0.1 मोल इसको भी लेना है और 0.1 इसको भी लेना है। तो K को कैलकुलेट करने के लिए मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए होगा। ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये मैं इस तरीके से कंसीडर कर सकता हूँ कि V इंफिनिटी माइनस V नॉट डिवाइड बाई V नॉट दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या हो जाएगा, द V इंफिनिटी वंस अगेन 40 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई हाउ मच दैट इज 25। अब यहाँ पे इन्होंने कंसंट्रेशन, इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो 3, ये हो जाएगा कितना आपका 5। अब एस्टर का कंसंट्रेशन इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है 0.3 मोलर, तो H प्लस कंसंट्रेशन आपका कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 0.3, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.5। अब इसको आप ऐसे इस प्रॉब्लम में रख दोगे तो K आ जाएगा। K क्या हो जाएगा आपका इस केस में, अगर आप रखो K हो जाएगा आपका इस केस में K आप जो है इसमें रख दो तो K इक्वल टू 0.225 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.5, ये हो जाएगा। अब इसको जो है मुझे क्या चाहिए, मुझे रेट चाहिए होगा। रेट जब कंसंट्रेशन ये 0.1 है, ये 0.1 है, तो अगर ये K पता चल गया तो रेट निकाला जा सकता है। रेट इक्वल टू 0.225 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.5। अब कंसंट्रेशन आप रख तो 0.1 इंटू 0.1, ये हो जाएगा। कितना वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो क्लियरली इसको मैं लिख सकता हूँ 2.25 इंटू 10⁻⁻1 और ये लिखा 10⁻³ टोटल हो जाएगा डिवाइड बाई 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये लिखा जा सकता है 4.5 इंटू 10⁻⁴। आपको क्या करना है कि आंसर को 10⁵ से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं आंसर को 10⁵ से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, क्लियरली आपका आंसर हो जाएगा 45 एंड इन दैट केस 45 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 आपका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है। क्या बोला है कि व्हेन 1 मोल ऑफ ए गैस, दे आर गिवन 1 मोल इनिशियली इन्होंने लिया था और ये जो है डिसोसिएशन में जा रहा है, ये फॉर्म कर रहा है बी गैस सी गैस और सी गैस फर्दर डिसोसिएट होकर डी गैस और बी गैस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को मेंशन किया इन्होंने और बोला क्या है कि बोला है कि द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज ट्वाइस द इनिशियल प्रेशर। कैलकुलेट द Kc2 by Kc1 इफ C इक्विलिब्रियम बाय B इक्विलिब्रियम इज 1/5। तो इसमें मैं हमेशा बोलता हूं कि अप्रोच क्या होना चाहिए कि अगर आप एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो फिर एक क्वेश्चन कहीं पे भी गलत नहीं होने वाला। तो एक्सप्रेस करके देखते हैं। जस्ट एज्यूम करो कि इससे क्या हुआ कि x मोल इससे डिसोसिएट हो गया या x अमाउंट ऑफ प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज। गैस फॉर्म में तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, इनिशियली 1 मोल था, मोल ही कंसीडर कर लेते हैं। तो अब देखो आप 1 मोल से x मोल डिसोसिएट हुआ तो ये x फॉर्म करेगा, नो डाउट ये भी x फॉर्म करता है। लेकिन कहानी यहाँ पे रुक जाती है, क्यों? क्योंकि जो है देखो आप ये तो सी गैस फर्दर डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या मैं एज्यूम कर सकता हूं कि x रहा होगा लेकिन यहां से y डिसोसिएट हो रहा है। अब दोनों एक ही जो है कंटेनर में है तो ये भी तो कंसंट्रेशन x माइनस y होगा। अब यहां से कंसीडर करो d गैस, तो कितना हो जाएगा d गैस y। अब यहां पे क्या ये बन के आएगा y, लेकिन क्या है कि x पहले से ही प्रेजेंट है यहां से, तो x प्लस y और इसको भी मैं लिख सकता हूं x प्लस। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा। अगर ये टर्म्स आप लिख पा रहे हो तो फिर ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए इजीली। अब जो है आते हैं इस केस में कि क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इन्होंने बोला है कि द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज द ट्वाइस द इनिशियल प्रेशर। ठीक है, इसको कंसीडर करना पड़ेगा कि प्रेशर डबल हो रहा है। कैसे जो है जाए इसमें, तो अगर जस्ट आप एज्यूम करो कि कितना वैल्यू हो जाएगा, मैंने इनिशियल प्रेशर कंसीडर करने के लिए आप इनिशियल प्रेशर कुछ भी ले सकते हो, 1 atm मैंने कंसीडर कर लिया। आप प्रेशर जो है टोटल प्रेशर काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्रेशर ऑफ P, प्रेशर ऑफ A, P टोटल हो जाएगा प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B एंड प्रेशर ऑफ C प्लस प्रेशर ऑफ D, ये हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू रखते जाओ, ये कितना हो गया 1 माइनस x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस x, प्रेशर ऑफ B x प्लस y और प्रेशर ऑफ C दैट इज इक्वल टू x माइनस y और प्रेशर ऑफ D दैट इज इक्वल टू y। अब इसको सॉल्व कर दो, x गेट विल गेट कैंसिल, y गेट कैंसिल, आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 1 प्लस x प्लस 2 x प्लस y। अब यहाँ के क्या बोला है कि ये इनिशियल प्रेशर से डबल प्रेशर है, तो मैं क्या एज्यूम किया था कि चलो 1 atm इनिशियल प्रेशर है तो इन दैट केस फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दैट वन, 2 हो जाएगा। यानी कि एक एक्सप्रेशन आ गया है आपका x प्लस y इक्वल टू 1। लेकिन आपसे फर्दर इसमें एक और इक्वेशन चाहिए होगा तभी आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज 2 वेरिएबल है। दूसरा एक्सप्रेशन कहां से आएगा, तो दूसरा एक्सप्रेशन में इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है कि
C concentration of C gas divided by concentration of B gas, they are mentioned. क्या मेंशन किया गया है? तो x minus y divided by x plus y that is equal to how much? They have given 1/5. अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 5x minus 5y that is equal to x plus y. इसके लिए सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा आपका 6y. यानी कि अब इसको आप एक्सप्रेशन को लिखना चाहो तो यानी कि 2x is equal to 3. रख सकते हैं. इसमें मैं वैल्यू रख देता हूं, इसको y की वैल्यू रख देते हैं 2x/3. तो अगर y की वैल्यू रख देते हैं 2x/3, क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 5x/3, यानी कि 5x/3 इक्वल टू 1. इसको आप सॉल्व कर दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.6. अगर x की वैल्यू 0.6 होगा तो y कितना हो जाएगा आपका? 0.4. अब क्वेश्चन आपसे जो पूछा हुआ है उसको कैलकुलेट करते हैं. क्या पूछा हुआ है? KC2/KC1. इस एक्सप्रेशन को निकाला जा सकता है. KC2 क्या होगा? तो KC2 अगर आप लिखते हो तो ये कंसंट्रेशन x प्लस y कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा. y है 0.4 और जो है x माइनस y कितना होगा? 0.2. यानी कि आप KC2 की बात करो तो कितना वैल्यू होगा? 0.4 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.2, यानी कि ये हो जाएगा 2. KC1 की बात करें x माइनस y हो गया आपका 0.2. ठीक है, ये हो गया 0.2. x प्लस y हो गया 1 और 1 माइनस x दिया हुआ है, ये हो गया आपका 0.4. इसको कैसे लिखोगे? तो 0.2 डिवाइड बाई 0.4 यानी कि 1/2 ये हो जाएगा आपका. इसका रेशियो देख लो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी कि 4 विल बी करेक्ट इन दिस केस. 5 देखें तो क्या बोला है? द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट x are given. They have 7 electron volt, 12 electron volt and 42.5 electron volt. The energy required in electron volt to transform X gas into gaseous ion having the most stable oxidation state. एक अच्छा प्रॉब्लम है. क्या दिया हुआ है इन्होंने? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मींस क्या हुआ? ये X एलिमेंट लिया इन्होंने और क्या हुआ कि अगर ये इसको X प्लस में कन्वर्ट करते हैं बाई रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, यहां से ये रिमूव हो रहा है, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगा यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट बोला है कि जब इसको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि X प्लस से दूसरा अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसके लिए क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है इन्होंने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन आप थर्ड की बात करो, यहां से फर्दर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करो और ये X3 प्लस में जाएगा तो क्या कितना एनर्जी चाहिए होगा? इसके लिए 42.5 इलेक्ट्रॉन. अब इन्होंने बोला क्या है? बोला गया है द एनर्जी रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू ट्रांसफॉर्म एक्स गैस इनटू द गैसियस आयन हैविंग द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो रीजन बहुत सिंपल है. जैसे आप देखो कि मैं जब x से x प्लस कन्वर्ट कर रहा हूं तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होगा. जब x प्लस से x2 प्लस में कन्वर्ट किया जा रहा है तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होगा. x2 प्लस से x3 प्लस अगर चाहिए होगा 42 पॉइंट. मतलब थोड़ा डेटा पे आप ऑब्जर्व करो. क्या यहां पे आप देख सकते हो कि x2 प्लस से x3 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. यानी वेरी हाई एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा सच दैट कि ये x2 से x3 प्लस जाएगा. तो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या बोल दूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कौन सा होगा? ये हो जाएगा +2, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है. अब सिंपल सा केस है कि आपसे बोला है कि इसको अगर मुझे फॉर्म करना हो गैसियस आयन को x गैस से मुझे किसमें कन्वर्ट करना हो? x2 प्लस में, तो कितना एनर्जी चाहिए होगा? ये तो हम लोग का यहीं से पता चल जा रहा है. इन दोनों का आप ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल आ जाएगा कितना आपका? 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा. यानी 55 के केस में आपका आंसर है 19. क्वेश्चन नंबर 56 आप देखो तो बोला क्या है कि 2 इंटर हैलोजन कंपाउंड आर x जो है इन्होंने ये मेंशन किया है XYN1 और दूसरा XYN2. ठीक है, तो वेयर y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x, ये तो जो है हम लोग को पता है जो है. फिर इन दैट केस क्या बोला? इफ XI1 इज नॉन प्लेनार इंटर हैलोजन कंपाउंड एंड XYN2 इज टी शेप्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड देन N1 into N2. अब जो है मैंने क्या किया है इसमें आपको प्रोवाइड कर दिया है पूरा कंप्लीट इंटर हैलोजन कंपाउंड का जो पूरा सीरीज है वो प्रोवाइड कर दिया है. एक तो XY टाइप का, XY3 टाइप का, XY5 टाइप का और XY7 टाइप का. ये 4 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आपके फॉर्म करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी मैं मेंशन करते ही चल रहा हूं, गैसियस सॉलिड. तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगा. अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है. क्या क्वेश्चन? इसकी प्रॉपर्टी इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है? बोला है XYN1
इज नॉन पोलर भी है और नॉन प्लेनार भी है। अब इस चीज को समझा जाए तो इस कैटेगरी में एक्स वाई टाइप में ये तो लीनियर होगा। अगर लीनियर होगा तो इन दैट सिनेरियो एक तो ये प्लेनार मॉलिक्यूल वैसे ही हो जाएगा, दूसरा कि ये पोलर होगा, नॉन पोलर तो होगा नहीं, तो यानी इस कैटेगरी में तो नहीं आएगा। दूसरा बात करें XY3 की, तो XY3 के केस में आप देखो तो जो है हो सकता है पॉसिबिलिटीज की कंपाउंड प्लेनार हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट डायपोल मोमेंट तो इसका जीरो नहीं होने जा रहा, नॉन पोलर नहीं हो सकता है। इस केस में देखो तो क्या पॉसिबल है, इस केस में भी जहां तक मैं अज्यूम करूं यहां पे भी ये प्लेनार स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा, बिकॉज वन लोन पेयर इसमें प्रेजेंट रहेगा, और जब भी वन लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो ये नॉन प्लेनार सॉरी नॉन पोलर तो नहीं हो सकता है। इस केस में पॉसिबल है, ये वाला जो कैटेगरी है ये आ सकता है। किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, तो ये पेंटागोनल बायपिरामिडल हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से आपका बन के इस केस में आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं 5 मेंबर, ये इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं, लाइक आप ले सकते हो इसको 5 मेंबर बना सकते हो, यहाँ पे फ्लोरीन 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 और इसको ज्वाइन कर सकते हो सेंटर से आयोडीन से। अब इस केस में देख सकते हो नो डाउट इसका डायपोल मोमेंट बिल्कुल जीरो होगा, और यहाँ पे ये बोला गया कि नॉन प्लेनर, बिल्कुल एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। यानी कि इस केस में अगर N1 की बात कर लिया जाए तो N1 क्या हो जाएगा 7। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, XYN2 इज अ टी शेप्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड। टी शेप्ड हम लोग को पता है ClF3 हो गया, BrF3 हो गया, ICl3, ये टी शेप्ड लेंगे। तो टी शेप्ड कैसे लेंगे, एक बार मैं जो है ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से इसका जो है स्ट्रक्चर बन के आएगा। अगर मैं कंसीडर करूँ फ्लोरीन फ्लोरीन एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, इसकी वजह से थोड़ा सा रिपल्सन होगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होगा, तो नो डाउट अब जो है इसमें बात कर लें N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 2 हो जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला है N1 इंटू N2 सॉरी N2 इक्वल टू 3। अब N1 इंटू N2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 इंटू 3, दैट मच हाउ मच, दैट इज 21, यानी कि 21 विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 57 आपका स्टीरियोआइसोमरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उससे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसमें क्या बोला है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब जो है 1 बाय 1 चलते हैं, इसमें ए से लेकर ओ तक दिया हुआ है और उसके बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा करेक्ट होगा कि नहीं। इस क्वेश्चन के थ्रू आपका जो स्टीरियोआइसोमरेज का पोर्शन है, खासकर इसमें जो ऑप्टिकल आइसोमरेज होता है, वो इसके थ्रू चेक किया जा सकता है कि कितने करेक्ट है आप उसमें। तो आते हैं 1 बाय 1 ऑप्शन। इसमें देखो पहला स्टेटमेंट ए दिया हुआ है इन्होंने, इन सम केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर कायरल, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम लोग कंसीडर करें कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में भी, तो वहां पे भी हम लोग को कायरल मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। बी के केस की बात करें, बी में क्या दिया है, इन एवरी केस अ पेयर ऑफ एनांसियोमर हैज द मिरर इमेज रिलेशनशिप, बिल्कुल करेक्ट है। कि अगर मतलब ये जो है टर्म्स बोलना इक्विवेलेंट है कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड है एनांसियोमरिक पेयर एंड कंपाउंड हैज द मिरर इमेज रिलेशनशिप, तीनों इक्विवेलेंट जो है टर्म्स को बताते हैं। यानी कि आपका ए भी करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सी की बात करते हैं, सी में क्या बोला इन्होंने कि मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स आर इन ऑल केसेस एनांसियोमर, ये गलत है, अपोजिट वे ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो मिरर इमेज अगर मॉलिक्यूल है, कोई जरूरी नहीं है कि दे विल बी पेयर ऑफ एनांसियोमर, हो सकता है कि जो है आपस में एनांसियोमरिक पेयर ना हो, क्योंकि अगर सेम मॉलिक्यूल का अगर अकायरल मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लोगे तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होगा। तो इन जरूरी नहीं है कि मिरर इमेज जो मॉलिक्यूल्स होगा वो एनांसियोमरिक पेयर भी होगा। तो सी आंसर आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। जो है डी की बात करें, डी क्या बोला है, इफ कंपाउंड हैज एनांसियोमर इट मस्ट बी कायरल, बिल्कुल करेक्ट है। मैं बोला कायरलिटी, कायरल होना मॉलिक्यूल का, ऑप्टिकल एक्टिव होना और पेयर ऑफ एनांसियोमर एग्जिस्ट करना या एनांसियोमरिक पेयर में एग्जिस्ट करना, दैट इज करेक्ट। तो यानी कि जो है आपका डी ऑप्शन बी करेक्ट है। देन बात कर लें ई की बात करें, एवरी कायरल कंपाउंड हैज अ डायस्टीमर, नहीं जरूरी नहीं है कि हर कायरल कंपाउंड के लिए आपका डायस्टीमर हो। जैसे अगर मान लो एक कायरल सेंटर रहा, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ SCOOH, क्या जरूरी है इसमें डायस्टीमर्स आपका एग्जिस्ट करे। जैसे मैं यहाँ पे कायरल कंपाउंड के लिए कुछ भी ले लेता हूँ, क्लोरीन में ले लूँ या OH ग्रुप ले लूँ, तो इन दैट केस ये तो इसका एक जस्ट मिरर इमेज आएगा, तो हम लोग इसमें डायस्टोमरिक पेयर तो नहीं बना सकते ना, तो यानी कि आपका ई इज इनकरेक्ट। देन बात करते हैं एफ का, एफ में क्या दिया हुआ है, इफ कंपाउंड हैज अ डायस्टीमर इट मस्ट बी कायरल, गलत है वंस अगेन, बिकॉज अगर सिस ट्रांस तो हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टीमर्स का एक बार डिफिनीशन में बोलूं, नॉन मिरर इमेज रिलेशनशिप होता है डायस्टीमर में। दो जो है जो स्टीरियोआइसोमर्स हैं उनके बीच में जो नॉन मिरर इमेज रिलेशन वाले कंपाउंड्स होंगे उनको हम लोग जो है कंसीडर करते हैं डायस्टीमर में। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर डायस्टीमर कंसीडर करना है तो आप सिस ट्रांस का एग्जांपल ले सकते हो। सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म आपस में जो है एक दूसरे के डायस्टीमर्स हैं।
और एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं हो सकते हैं, ये तो हम लोग को अच्छे से पता है कि दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इसलिए पेयर एनान्सियोमरिक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है आपसे कि एवरी कायरल कंपाउंड, सॉरी एफ में इफ कंपाउंड हैज अ डाइस्टेमर इट मस्ट बी कायरल, ये गलत है, ये कायरल है ही नहीं, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, यानी कि एफ स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। देन नेक्स्ट जी, एवरी मॉलिक्यूल कंटेनिंग वन और मोर असिमेट्रिक कार्बन इज अ कायरल, ये बोलना गलत है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक का केवल एक ही कायरल सेंटर हो तब तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होता, लेकिन अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो जाए तो इन दैट केस मॉलिक्यूल अकायरल हो सकता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है आपके सामने टार्टरिक एसिड का। जब आप कंसीडर करते हो, आप देखो इसका एक आइसोमर, जैसे ये ले लो HOH, इसमें क्या है कि दो कायरल सेंटर एग्जिस्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल के, लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल का ये वाला जो आइसोमर्स है क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इफ दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और एक अलग टर्म भी यूज करते हैं अकायरल इन द नेचर, यानी कि आपका जो जी स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। देन जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए बढ़ते हैं, एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ स्टीरियो सेंटर मस्ट बी कायरल, ये गलत है। एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग स्टीरियो सेंटर मस्ट बी कायरल जरूरी नहीं है, जैसे ये भी तो हम लोग स्टीरियो सेंटर में ही कंसीडर करते हैं, डबल बॉन्ड के अलावा स्टीरियो आइसोमरेज तो आप देख ही सकते हो ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो जरूरी नहीं है कि आपको जो है इन दैट केस असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट ही हो ऐसा, और बहुत सारे हम लोग केसेस जो है डिस्कस भी करते हैं ऐसे। देन जो है मिस ये चीज इनकरेक्ट। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, आई के एनी मॉलिक्यूल्स विथ स्टीरियो सेंटर मस्ट हैव स्टीरियो आइसोमर्स, बिल्कुल ये करेक्ट है। या तो स्टीरियो सेंटर डबल बॉन्ड हो सकता है, या स्टीरियो सेंटर आपका असिमेट्रिक कार्बन एटम हो सकता है, कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर ये है प्रेजेंट है आपके इसमें मॉलिक्यूल के अंदर स्टीरियो सेंटर मस्ट बी कायरल होना चाहिए, कंटेनिंग अ स्टीरियो सेंटर, तो यानी कि आपका जो आई स्टेटमेंट है HI, ये आई स्टेटमेंट करेक्ट है। देन आप बात करें सम डायस्टेमर्स हैव मिरर इमेज रिलेशनशिप, ये गलत है। डायस्टेमर का डिफिनीशन यही होता है कि नॉन मिरर इमेज जो आइसोमर्स होते हैं या स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उसको कंसीडर किया जाता है, तो यानी कि जे आपका इनकरेक्ट है। देन आ जाओ नेक्स्ट के लिए, एनी कंपाउंड विद अ सिंगल असिमेट्रिक कार्बन मस्ट हैव पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन इफ द कंपाउंड हैज द आर कॉन्फिगरेशन, ये तो गलत है ना, बिकॉज आप कैसे डिसाइड करोगे पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन है या निगेटिव है? ये तो विदाउट एक्सपेरिमेंट हम लोग नहीं डिसाइड करते हैं। जहां तक आर और एस नोटेशन की बात थी, ये तो रिलेटिव रोटेशन, रिलेटिव हम लोग कॉन्फिगरेशन यूज करते हैं जो है मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए, अदरवाइज आर और एस का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ इन दैट केस के भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जे के बाद के बाद यल पे आ जाओ, इफ मॉलिक्यूल हैज अ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इट इज अ कायरल, ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज इन्होंने केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला हुआ है। इसके लिए 3 डिफरेंट सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, और थर्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर तीनों ये सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तब मॉलिक्यूल कायरल होता है, ये यानी कि आपका के बाद यल स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। देन एम की बात करें, ऑल कायरल मॉलिक्यूल हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर बात करें बिल्कुल करेक्ट है कि अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, यानी आपका एल के बाद एम स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। देन एन की बात करें, ऑल असिमेट्रिक कार्बन आर स्टीरियो सेंटर, बिल्कुल असिमेट्रिक कार्बन अगर बात करें, कोई भी अगर असिमेट्रिक कार्बन ले लो तो उसके अलावा तो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरेज दिखा सकते हैं, आइसोमरेज दिखाया जा सकता है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है, स्टीरियो सेंटर में कंसीडर किया जाएगा, यानी कि एन स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। देन बात कर ले हम लोग ओ की, ओ में क्या बोला है, गॉस फॉर्म ऑफ एन ब्यूटेन इज कायरल हाउएवर एंटी फॉर्म इज अकायरल। देखो आप, अगर मैं बनाऊं इसमें गॉस फॉर्म का कैसे स्ट्रक्चर जाएगा ब्यूटेन के केस में, गॉस फॉर्म कुछ ऐसे दिखेगा, H यहाँ पे और फ्रंट साइड में क्या होगा CH3। अगर इस आप मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करो गॉस फॉर्म में, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या? आप चाहे ये प्लेन देख लो या ये प्लेन देख लो, कोई भी प्लेन देख लो, नाइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, नाइदर सेंटर ऑफ सिमेट्री, नाइदर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कोई भी तीनों में से कोई भी सिमेट्री एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। लेकिन इसी गॉस फॉर्म को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं किसमें, इसका एंटी फॉर्म, जैसे यहाँ पे CH3 में ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं CH3 कंसीडर करता हूँ, तो H यहाँ पे देख लो, H यहाँ पे है। अब इस कंपाउंड के अंदर बात करो तो ये जो हम लोग को प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल इस मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि अकायरल इन द नेचर, यही मेंशन भी किया है, यानी आपका ओ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब जहां तक बात करें कितने इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3
4 5 6 7 इज करेक्ट, यानी कि आपका इस केस के लिए आपके 57 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या बोला है कि व्हेन पैरा अमीनोफिनॉल रिएक्ट विथ 1 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, a compound A जिसका molecular formula C8H9NO2 is formed that dissolve in the dilute NaOH solution, where A is treated with 1 equivalent of NaOH followed by ethyl iodide and ethyl ether B is formed। इन्होंने पूछा हुआ है, चलते हैं रिएक्शन हम लोग जो है प्रोसीड करते हैं, तब आइडिया आएगा और फाइनली देखेंगे कि हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो इन्होंने लिया है क्या कंपाउंड में आपका पैरा अमीनोफिनॉल, यानी कि आप ये कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे मैं NH2 ग्रुप और यहाँ पे OH ग्रुप रख देता हूँ इसके पैरा पोजीशन पे। अब इसको ट्रीट किसके साथ किया हुआ है, इन्होंने ट्रीट किया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। देन जो है एसिटिक एनहाइड्राइड किसके काम आएगा, यहाँ पे एसिटाइलेशन के काम आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, या तो यहाँ पे आप क्वेश्चन रेज हो सकता है कि सर दोनों में से पहले कौन एसिटाइलेशन में जाएगा, मतलब आपका जो है NH2 ग्रुप या OH ग्रुप कंसीडर किया जाएगा फॉर एसाइलेशन के लिए। लेकिन अब देखो आप इसको रीजन आप खुद समझ सकते हो कि नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नाइट्रोजन इजीली जाकर इस पे अटैक कर सकता है और यहां से बॉन्ड को क्लीव कर सकता है। यानी एसाइलेशन जब 1 इक्विवेलेंट मेंशन किया गया है तो एसाइलेशन किस पे प्रीफर होगा, नाइट्रोजन वाले ग्रुप पे। साथ में इन्होंने एक और कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन ये दिया हुआ है कि जो प्रोडक्ट ये बन के आएगा, ये प्रोडक्ट NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। ये तभी रिएक्शन पॉसिबल है जब आपका ये ग्रुप रिएक्शन में नहीं गया हो। तो यहाँ पे जो है जो प्रोडक्ट बन के आएगा कुछ इस तरीके से बन के आएगा NaCO-CH3, ठीक है, ये हो गया। और जो है आपका यहाँ पे OH ग्रुप आएगा। अब इस केस में देख लो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच कर रहा है। हाँ, कार्बन काउंट कर लो आप, कार्बन कितने 8 है, कार्बन काउंट करने के बाद आप इसका ड्यू से मैच करा सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा नो डाउट। तो ये जो है हम लोग का कंपाउंड रहा, जो बोला है कि कंपाउंड A इज फॉर्म, दिस इज आवर कंपाउंड A। इसको क्या किया इन्होंने, दैट डिसॉल्व इन द डाइल्यूट NaOH, डिसॉल्व होगा बिल्कुल NaOH से जब रिएक्ट कराओगे तो इन दैट केस से डिसॉल्व होगा, बिकॉज ये एसिडिक नेचर थोड़ा रखेगा जो फिनॉल का हाइड्रोजन है। अब क्या किया जा रहा है कि व्हेन A इज ट्रीटेड विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, इसको ट्रीट किया गया 1 इक्विवेलेंट NaOH के साथ में, फॉलोड बाय फर्स्ट NaOH के साथ ट्रीट किया, फॉलोड बाय किसके साथ में, फॉलोड बाय इथाइल आयोडाइड, यानी कि आपका ETI। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि जैसे ये रिएक्शन आप देखोगे कि क्या होगा, OH माइनस एक बेस है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही हम लोग NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इथाइल पे जाकर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा, यहाँ से ये I माइनस रिप्लेस कर दिया जाएगा, बॉन्ड ये क्लीव हो जाएगा। तो आपका फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो एक इथाइल ईथर बन जा रहा है। आप देखो तो इसमें कैसे बना रहा है प्रोडक्ट, NHC डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे O आपका, और ये इथाइल ग्रुप CH2CH3, इस तरीके से प्रोडक्ट आपका बन के आ रहा है, जो कि बोला गया है कि प्रोडक्ट B। अब क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे जाते हैं, बोला है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन इन द कंपाउंड B। तो थोड़ा इस पाई इलेक्ट्रॉन को भी मैं दिखा देता हूँ, काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइज्ड रहेंगे। तो नो डाउट ये तो रहेंगे ही, टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी बात करें ये भी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज फॉर्म में ही रहेगा। तो 2 2 4, यहाँ पे जो है 6 हो गया आपका 8, और जो है ये 10 हो गया, और 10 + 2 यानी कि 12 आपका इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 पाई इलेक्ट्रॉन विल बी डीलोकलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन हम लोग रिएक्शन पढ़ाते हैं हम लोग एल्केन के लिए, वहां से इन्होंने क्वेश्चन बोला क्या है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन, जो हम लोग का ये रिएक्शन मेंशन किया गया है, एंड मेंशन द नंबर विच शो द स्लोवेस्ट एंड द आर्डियस स्टेप इन द गिवन रिएक्शन। अब ये 3 स्टेप रिएक्शन होता है, अगर मैं फिर से रिवाइज कराऊं आपका, एक तो इनिशिएशन होता है जिसमें कि आपका फ्री रेडिकल फॉर्म करके आता है। अब ये फ्री रेडिकल जो है प्रोपोगेशन में जाता है, अनदर रेडिकल जनरेट करता है, और जो है आगे जो लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप होता है, बट प्रोपोगेशन के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। अब इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है, तो इस चीज को आप समझो 1 by 1 कंसीडर करते चलते, ये पहला स्टेप है जहां पे इसको हीट कर दो या HMU कर दो, जो भी है, इस वे में क्या होगा, ये बॉन्ड जो है होमोलिटिकली क्लीव होकर रेडिकल फॉर्म करेगा। ये हम लोग का इनिशिएशन स्टेप होता है। देन नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ये क्लोरीन जाकर कंबाइन कर गया, ये टर्मिनेशन स्टेप है, ठीक है। तो ये इनिशिएशन रहा, ये टर्मिनेशन। जहां तक बात करें, अब इस चीज को आप ऐसे समझना
कि जो थर्ड स्टेप है ये तो मुझे करेक्ट कोई रिएक्शन का स्टेप मुझे दिख नहीं रहा है। जहां तक फोर्थ की बात करें, ये स्टेप में क्या हुआ है कि इन दैट सिनेरियो ये जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन रेडिकल ने एब्स्ट्रैक्ट किया इसके साथ में और अनदर रेडिकल जनरेट किया हुआ है साथ में HCl। ये क्या करेगा फर्दर ये क्लोरीन के साथ, जो कि प्रोपोगेशन में हम लोग कंसीडर करते हैं, फर्दर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा जो हम लोग ने इस स्टेप में देखा है और एक क्लोरीन रेडिकल जनरेट कर देगा। तो ये जो लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप फोकस करो, दैट स्टेप हम लोग का जो है क्या हो जाएगा, ये रेट डिटरमिनिंग RDS स्टेप होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है वो क्लीव किया जा रहा है इस स्टेप में, और जब वो स्टेप इस स्टेप में उसको क्लीव किया जा रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग को हाई एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा टू प्रोसीड दिस स्टेप। तो इस स्टेप को मैं कंसीडर कर सकता हूँ रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन दिस रिएक्शन, हम लोग मेंशन भी करते हैं। तो इस केस में क्या वही क्वेश्चन में पूछा है, तो 59 के केस में क्या आंसर हो जाएगा आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप, दैट इज फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 60 आपका ऑर्गेनिक सेक्शन से क्वेश्चन बोला है, क्या है 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया है इन्होंने, C7H14O इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग दिया हुआ है। अब देखो गिव्स इंस्टेंट टर्बिडिटी विथ लुकास रिएजेंट, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल है, फॉर्म अ कंपाउंड B ऑन द रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH, यानी कि आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन यहाँ पे रिएक्शन होगा एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, फॉर्म अ प्रोडक्ट C ऑन द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस गिव D, यानी कि जो है उसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया जा रहा है तो हो सकता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड बने, D इन एक्वस एल्कली मीडियम फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि हम लोग का कौन सा रिएक्शन है, फेमस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो फाइंड द रिंग साइज एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन द कंपाउंड ऑफ E। तो जो है प्रोसीड करते हैं, तो इसमें अगर बात करो इसका ड्यू कितना आ जाएगा, जो है अगर कैलकुलेट करो तो 7 × 2 + 2 कितना हो जाएगा 16 - 14/2, यानी आपका इस केस में ड्यू कितना हो गया 1, और बोला है 6 मेंबर साइक्लिक सिस्टम है, यानी कि जो डबल बॉन्ड वगैरह इस कंपाउंड के अंदर नहीं प्रेजेंट है, तो रिंग 6 मेंबर रिंग तो ये हो गया 6 कार्बन इसमें हो गया, जो है एक अदर कार्बन जो कैसे होगा इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में रहेगा। इन्होंने क्या बोला है, अब देखो आपको एल्कोहल को पोजीशनिंग करना है, बोला गया है कि जो ये एल्कोहल है ये इंस्टेंट टर्बिडिटी दे रहा है लुकास रिएजेंट के साथ में, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, यही एक पोजीशन है जहां पे एल्कोहल जाके जुड़ सकता है, यानी कि आपके कंपाउंड ए के बारे में आइडिया आ चुका है कि ये कंपाउंड हमारा ये होगा। अब बात करते हैं आगे, तो यानी कि इसको जब रिएक्ट कराया गया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 दैट इज लुकास रिएजेंट, क्या करेगा यहाँ पे OH ग्रुप को रिप्लेस करके क्लोरीन में कन्वर्ट क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा, एल्काइल क्लोराइड, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन आ गया। अब इसके बाद क्या इसको ट्रीट किया गया है, इन्होंने इसके बाद इसको प्रोवाइड किया है एल्कोहलिक KOH। ये क्या होगा, एल्कोहलिक KOH हम लोग को पता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का काम करता है थ्रू जो है E2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो है सेजफ प्रोडक्ट आपका फॉर्म करके आएगा, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो जो है सेजफ प्रोडक्ट बना लो, किस तरीके से दिखेगा ये, इस तरीके से डबल बॉन्ड, माइनर आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो ये तो रहा आपका प्रोडक्ट B, यहाँ से ये बना प्रोडक्ट C, इसको हम लोगों ने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया हुआ है, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कर लो, जिंक प्लस H2O, ये हम लोगों ने इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया होगा। तो कैसे बनेगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट, इस पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, कितने मेंबर रिंग बन जाए, मतलब चेन में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो आप पोजीशनिंग कर दो, आप इसको जो प्रोडक्ट बन के आएगा इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपका एक तो जो है ये CO ग्रुप हो गया और आप एक जो है एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका प्रोडक्ट बन के आ रहा है, जो कि प्रोडक्ट आपका इसमें बोला है D है। इसको किसके साथ ट्रीट किया गया है, इसको ट्रीट किया गया इन्होंने एल्काली NaOH के साथ में, एक्वस मीडियम यानी एल्काली के साथ में। अब देखो ये रिएक्शन क्या है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन है। कैसे रिएक्शन होगा आपको पता होगा, किस तरीके से रिएक्शन में जाएगा, तो उस हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। कैसे कंसीडर करें किया जाए, तो जो है ये अगर मैं इसको अटैक कराता हूँ, जो है आपका कितना मेंबर रिंग बनेगा, देखो आप ये अल्फा हाइड्रोजन जाकर इस पे अटैक करेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर यहाँ पे रिंग हम लोग देख सकते हैं, 7 मेंबर की पॉसिबिलिटी है और 5 मेंबर ज्यादा स्टेबल होगा। तो किस तरीके से रिएक्शन होता था, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया जाएगा पहले स्टेज में, जो बेस है ये जाकर इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ से जो CO ग्रुप है इस तरीके से यहाँ से बॉन्ड ये लीव हो जाएगा और फाइनली अल्कोहल फॉर्म में आएगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड।
अब मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देता हूँ किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन के आपका आ रहा है। तो इसको जो है अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आपका C11OH ये हो गया, सॉरी CH3, यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन हो गया, बीटा पे OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का फाइनली प्रोडक्ट इस तरीके से बना होगा। अब आप इसको जो है फर्दर आपने क्या किया है, इसको हीट करते हैं। ये तो जो है एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन कराया जाए तो क्या होगा, यहाँ से डिहाइड्रेशन करोगे H2O रिमूव हो जाएगा, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन के आएगा। तो ये रहा डबल बॉन्ड। अब क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोला है कि आपको सम निकालना है रिंग साइज का। रिंग साइज क्या है, इसमें 5 है, और साथ में इसमें बोला है कि अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लो, एक तो जो है रिंग की वजह से, एक इस डबल बॉन्ड की वजह से और एक इस डबल बॉन्ड की वजह से, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 5 + 3, 8 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60।